पूरा रिवीजन पढ़ेंगे। उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के सारे कंसेप्ट को एक बार और पढ़ेंगे ढंग से। क्वांटाइजेशन पढ़ा था, उस दोबारा रिवाइज करा दूंगा। इनवेरिएंट कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर में फर्क समझेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग समझेंगे। रेडी हो क्या? रेडी हो क्या सभी लोग? रेडी है सभी लोग? ठीक है, रेडी है सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था, एक बार ओरली बताओ क्या पढ़ा था सर? लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की यूनिट पढ़ा था, चार्ज का नेचर पढ़ा था, स्केलर है कि वेक्टर है, चार्ज की यूनिट पढ़ा था, और चार्ज के स्टेट पे बेस्ड उसका हमने इफेक्ट पढ़ा था। अच्छा, क्या आपने लेक्चर खत्म होने के बाद चार्ज के बारे में जितना कुछ पढ़ा था उसको लिखने की कोशिश करी? बताइए, उसको लिखने की कोशिश करी? लिखा आपने? लिखा आपने? वीडियो बंद करके, नोट्स बंद करके, एक ब्लैंक पेज, रफ पेज लिख के क्लास के 10, 15, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद क्या आपने लिखा? जल्दी बताइए, क्या लिखा? लिखा तो कितना परसेंट याद आया ये बताओ, कितना परसेंट आपको याद आया? बहुत सारे बच्चे कह रहे यस लिखा, बहुत सारे बच्चे कह रहे नहीं लिखा। लिखना है बेटा, सभी को लिखना है। कैसे लिखना है उसका मैं अभी डेमो बता देता हूं, क्योंकि एक लेक्चर हो चुका है। अब हमें जैसे भी पढ़ना था, जो भी पढ़ना था, जो भी पहले लेक्चर में प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, दूसरे में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी बोलने से नहीं होगा भाई, पहले ही दिन तुम्हारा स्ट्रिक फेल हो गया, पहले ही दिन तुम अपने कंसिस्टेंसी पे खड़े नहीं उतरे, तो आगे कैसे करोगे? अभी बहुत लंबा सफर है, खुद से सोचो। 10%, 90%, 20% याद आया। चलो अब मैं बताता हूं लिखना कैसे। जैसे आपने पेज लिया, ठीक है, हर चीज जो बोली है ना वो सब नहीं लिखनी है। हाँ, जितना जितना मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद आ रहा है वो लिखना है। जैसे क्लास शुरू हुई तो मास भी समझाया, मास लिखने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें चार्ज के बारे में याद होना चाहिए। अभी चार्ज होता क्या है? तो चार्ज हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाई, मतलब किसी पे अप्लाई करेगा, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट्स हो करता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, मैं इलेक्ट्रिक ही लिखता हूं, बाकी कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, सर मैग्नेटिक कहां से आ गया? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी चार्ज, जो भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई करता है या खुद वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो बॉडी चार्ज है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला इसका हमने आपको समझाया था कि ये स्केलर होता है, स्केलर होता है मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन, चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन। इसके पास खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और स्केलर होने की वजह से फॉलो सिंपल स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, सिंपल, एकदम सिंपल वाला, कोई एंगल के साथ नहीं जोड़ता। मान लो 2 कूलम चार्ज है और 3 कूलम चार्ज और 4 कूलम चार्ज है, तो 3 और 4 कूलम चार्ज जोड़ के 7 कूलम होगा। ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है 90 पे या 180 पे, कोई एंगल के साथ इसको हम नहीं जोड़ते हैं, सिंपल स्केलर एडिशन करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका यूनिट, क्या पढ़ा था? इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका होता है कुलम, कुलम को हम 1 कुलम ऐसे लिखते हैं, ऐसा यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट होता है ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन के सम्मान में 1 ESU को ही 1 फ्रैंकलिन बोलते हैं, 1 ESU को ही 1 फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो फ्रैंकलिन बोलना और ESU बोलना एक ही बात है, फ्रैंकलिन बोलना और ESU बोलना एक ही बात है। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बताओ कौन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है? जल्दी बताइएगा प्लीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है? जल्दी बताइए। फ्रैंकलिन एंड ESU, फ्रैंकलिन हो या ESU, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। यहां पे एक और यूनिट बना था हमने, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU होता है, ये ऑप्शनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। आपको याद आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। क्लियर है क्या बात? अच्छा, 1 फैराडे हमने पढ़ा था, फैराड नहीं फैराडे,
1 फैराडे होता है 96,500 कूलम। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? फैराडे है। अच्छा एक बात बताओ, क्या चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 हो गए। तो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर चार्ज को हम डिराइव कैसे करते हैं? करंट के टर्म्स में। आई बराबर हम पढ़ते हैं Q बाई टी। तो चार्ज बराबर हो गया करंट इंटू टाइम। करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड। दोनों का ऐसा यूनिट लिखा एम्पियर इंटू सेकेंड। यही मिलके तो 1 कूलम बनता है। क्या हुआ? क्या हो गया? ओ भाई, अपने आप बोर्ड चला गया। कुछ नहीं किया मैंने भाई, तुम्हारे सामने मैं पढ़ा रहा था, अपने आप बोर्ड चला गया। पता नहीं क्लास को किसी की नजर लग गई, क्या हुआ है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ मी। ऐसा नहीं होता है यार, पता नहीं तुम्हारे बैच के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार। कितना सुंदर तरीके से हम चार्ज को पूरा रिवाइज कर रहे थे, सारी बातें समझ रहे थे। ये ले डूबा पूरा। कुछ नहीं, मैंने कहा किया, कुछ तुम्हारे सामने था, अपने आप फूस फूस। चलो कोई नहीं, ये देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। तो हमने पढ़ा चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केलर होता है, चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन, फॉलो सिंपल स्केलर एडिशन। ऐसा यूनिट इसका कूलम होता है। अच्छा, 1 कूलम को हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट बराबर होता है बेटा, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो Q बराबर हो गया करंट इंटू टाइम। ये कूलम तभी होगा जब यहां पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखोगे। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है करंट और टाइम, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही 1 कूलम कहते हैं। तो क्या 1 कूलम इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर 1 सेकेंड? जल्दी बताओ, क्या 1 एम्पियर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिफाइन कर सकते हैं क्या? जल्दी बताइए बेटा, डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे चार्ज की यूनिट पे तुम्हारी पूरी पीएचडी करा दी। देखो चार्ज की यूनिट पे हमने पूरी पीएचडी करा दी तुम्हारी। दूसरी बात, एक और चीज हमने ये पढ़ा था, एक और हमने एक चीज पढ़ा था कि सर देखो चार्ज से जो इफेक्ट पैदा लेता है वो 3 तरह का लेता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा ईएम वेव। 3 तरह का इफेक्ट पैदा लेता है। और इफेक्ट तभी पैदा लेता है जब चार्ज का 3 पॉसिबल स्टेट होता है, रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज बेटा रेस्ट में है, ये कहां से आ गया? अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव नहीं आएगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ईएम वेव नहीं आएगा। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ईएम वेव भी आएगा। क्या ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है?
क्या ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है? इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, चार्ज के दो टाइप हमने आपको बताए थे। चार्ज के हमने दो टाइप आपको बताए थे। पहला टाइप बताया था पॉजिटिव, दूसरा टाइप बताया था निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जब किसी न्यूट्रल एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्जिंग आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो अपना प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे देगा, मतलब उसका मास क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बॉडी का डिक्रीज करेगा। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव, मतलब उसका इफेक्टिव मास थोड़ा सा, एकदम स्लाइटली, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत हेवी होता है, दो चार इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हो। अच्छा, सेम चार्ज क्या करता है? सर सेम नेचर का चार्ज, जैसे मान लो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो क्या करेगा? सर पॉजिटिव लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस डज नॉट लाइक ईच अदर, मतलब रिपेल करेगा। एक दूसरे को लाइक नहीं करता है इसीलिए तो रिपेल करेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं? लाइक चार्जेस डज नॉट लाइक ईच अदर। देखो कितना सुंदर, लाइक चार्जेस डज नॉट लाइक, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल। प्लस माइनस और माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा। माइनस और माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा। अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, सर अपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस, अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्योंकि चार्ज कैसे पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का झोल है चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास न्यूट्रल हो सकता है। तीसरी बात, हाफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, या मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, देखो बेटा चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल है बट इलेक्ट्रॉन का नंबर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब ये पूरी बात जो यहां पर लिखी है, क्या बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी है, हालांकि मेरी हेड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सुंदर अक्षरों में लिखी। पूरा एक क्लास को समराइज किया कि नहीं? जल्दी बताओ, पूरा एक क्लास को हमने अच्छे से समराइज कर दिया कि नहीं? बताओ, पूरे एक क्लास को हमने अच्छे से समराइज कर दिया कि नहीं? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, हाँ न्यूट्रल बॉडी, बताओ। ऐसे ही इस पूरे जैसे सीक्वेंस में लिखा है, इसी सीक्वेंस में एक ब्लैंक पेपर पे लिख के अपने टेबल के सामने चिपका लो, है ना? अपने टेबल के सामने चिपका लो, इसी ऐसे ही लिख के एकदम सेम पैटर्न में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एकदम बेसिक बात है। आज से लेकर के अगले 6 महीने तक हर क्लास में इसका यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं हर क्लास में तुम चार्ज के बारे में पढ़ोगे, चार्ज। अगले 6 महीने तक कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें चार्ज वर्ड यूज नहीं होगा। तो क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? यस, अगले 6 महीने तक ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जिसमें चार्ज वर्ड यूज नहीं होगा। सब में चार्ज वर्ड आएगा, हर क्लास में एक ना एक बार चार्ज वर्ड आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको अच्छे से एक व्हाइट पेज पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख के और उसको दीवार पे चिपका लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऐसे ही लिखा था लास्ट क्लास की रिवीजन, लेकिन अच्छा तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला ये बताओ। तुमसे इससे सीखने को क्या मिला ये बताओ। इस पूरे पर मैंने लिखा तुम्हारे सामने, एक एक करके सारी चीजें लिखी, क्या सीखने को मिला? सीखने को क्या मिला कि सर पूरे 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको ब्लैंक पेज पे किस तरीके से लिखना है, या जिस स्मूथली मैंने लिखा है, जितना स्मूथली मैंने लिखा है क्या उतना स्मूथली आप लिख पाओगे? नहीं सर, थोड़ा तो इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं। जितना % तुम लिख पाते हो ना उतना लिखना, फिर देखना
कि और क्या छूट रहा है, फिर कुछ छूटे उसको और जोड़ लेना, फिर एक बार देखना और क्या छूट रहा है, कुछ छूटे और जोड़ लेना, फिर देखना कुछ छूट तो नहीं रहा है और लिख लेना। ठीक है, ठीक है। क्या सीख गए कि क्लास के बाद हमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, रफ में कैसे लिखना है? सीख गए, सीख गए। चलो अब देखो, अब ये तुम्हारा एक होमवर्क हमने तुमको दिया था। क्या दिया था कि एक न्यूट्रल बॉडी है, उस पर नेट चार्ज 0 है। अगर मैं उसको 20 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा? सर इसको आपने 20 इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज इस पर निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन जब हम देते हैं तो चार्ज निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कितना? सर देखो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो एन ही क्रिएट होता है, जहां पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस होगा निगेटिव। 20 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 20, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दैट्स इट। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो देने से निगेटिव चार्ज आएगा, -10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां पे क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो रिमूव किया इलेक्ट्रॉन, मतलब रिमूव से क्या क्रिएट होगा? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, और डिफिशियंसी का क्या मतलब है? सर डिफिशियंसी का मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव एन की वैल्यू देखो 5 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 16 5 80, तो 1.6 इंटू 5 लिखोगे तो 8 लिख सकते हो। 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। रिमूव्ड मतलब रिमूव्ड किया है तो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्लस एन की वैल्यू 10 का पावर 18 है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दिया, 10 का पावर 18, तो एन की वैल्यू 10 का पावर 18, और हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कूलम, तो 10 का पावर 18, 10 का पावर -19, तो 10 का पावर 1 बचेगा। 1.6 इंटू 10 का पावर -1, सॉरी 18 में से 19 घटाओगे -1, -1 का मतलब है 0.16 कूलम चार्ज। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल चार्ज? यस पॉसिबल है। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, मतलब 0.16 कूलम चार्ज पॉसिबल है। ये तो फ्रैक्शन में दिख रहा है यार, 0.16 कूलम। हाँ भाई, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालने से इतनी चार्ज क्रिएट हुई है, 0.16 कूलम। अच्छा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बेटा आसपास में कहीं चप्पल पड़ा हुआ है, उठा के एक चप्पल मारो अपनी बुद्धिमता के लिए। जितने लोगों ने नॉट पॉसिबल लिखा है, भे भाई 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन में निकाल नहीं सकता? सर निकाल सकते हो, फिर से करूंगा सॉल्व, फिर से करूंगा सॉल्व। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 का पावर 18, देंगे तो निगेटिव और निकालेंगे तो पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन देने से उसमें एक्सेसनेस होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव, निकालेंगे तो पॉजिटिव। सुनो, Q बराबर क्या होगा? रिमूव किया इसलिए प्लस एन। Q बराबर एन की वैल्यू बोलिए। सर 10 का पावर 18, यही तो एन है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू बोलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एन है 10 का पावर 18, तो चार्ज हो जाएगा 10 का पावर 18, 10 का पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1। तो चार्ज इस पर क्रिएट होगा 0. ये -1 मतलब 1/10, 1.6 को 10 से डिवाइड करो तो 0.16 कूलम। क्या ये पॉसिबल चार्ज नहीं है? भाई पॉसिबल है। 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालने से तो ये चार्ज आया है। अच्छा, चार्ज कौन सा पॉसिबल होता है, कौन सा पॉसिबल नहीं होता है, ये डिसाइड कौन करता है? फ्रैक्शन वैल्यू किसका नहीं होना चाहिए, चार्ज का कि नंबर का? चार्ज का फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं हो। एन की फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, और यहां पे एन की वैल्यू 18 ही तो है, 10 का पावर 18 तो है, 10 का 18 तो होल नंबर है। और अगर तुम्हें ये समझ में आया ना, तो मैं तुम्हें बताऊं 90% 12th क्लास के बच्चों से तुम 2 कदम आगे हो। नहीं आता, जैसे तुमने गलती किया ना, सब करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही नहीं समझ में आता, एकदम बेसिक चीज। वो सोचते हैं कि यार चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अभी चार्ज तो हो ही सकता है, नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कंसेप्ट को पकड़ो, एकदम तन बदन में गूम्स बूम्स आएगा, गूम्स बूम्स। क्या आएगा? गूम्स बूम्स। इधर देखो, हाफ इलेक्ट्रॉन, ये नॉट पॉसिबल। आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, ये बोलो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, नॉट पॉसिबल। बढ़िया, इसको नोट्स में लिखना। एक सवाल में देखो कितने सवाल हो गए। ठीक है, गुम्स बुम्स। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यस यस, यही सीखना था। आओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मास क्वांटाइज होता कि नहीं? मास
मास क्वांटाइज होता है कि नहीं? मास नॉट क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी बताओ मुझे, नॉट क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू मतलब समझते हो सर? पीक्यू मतलब पब्लिक क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ नॉट क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ। नॉट क्वांटाइज्ड मास, ये क्वांटाइज्ड है क्या? अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर मास किसी स्मॉलेस्ट यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी ना हो सकता, मास कुछ भी हो सकता है। 5 kg, 5.5 kg, 5.555 kg। हाँ, चार्ज की वैल्यू क्या ये पॉसिबल है? 2 × 10⁻⁹ कूलम, ये पॉसिबल है चार्ज की वैल्यू? 2 × 10⁻⁹ सर 2 × 10⁻⁹ होल नंबर में है सर? नहीं है ना, होल नंबर से मतलब नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज आएगा तो पॉसिबल होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज आएगा तो पॉसिबल होगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन से चार्ज आएगा सर? 2 × 10⁻⁹ 1.6 तो नहीं सर, नॉट पॉसिबल आएगा। या तो किसी बॉडी पे 1 कूलम की वजह से चार्ज आएगा, या सॉरी 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज होगा, ई के बराबर चार्ज होगा, या 2 ई के बराबर होगा, या 3 ई के बराबर होगा, या 4 ई के बराबर होगा। किसी बॉडी पे चार्ज या तो ई के बराबर होगा, 2 ई के बराबर होगा, 3 ई के बराबर होगा, 4 ई के बराबर होगा, है ना? ऐसे हो, ऐसे हो। तो ये तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे देखो, ये क्या मास का कोई इंटीग्रल मल्टीपल आता है क्या? नहीं। लेंथ का, एलियन, एलियन जीटीएच, लेंथ नहीं, एनर्जी नहीं, नहीं, हाइट, लेंथ, एनर्जी। कैसे पता चलेगा ये क्वांटाइज्ड है कि नहीं? ऐसे पता चलता है बेटा कि किसी भी बॉडी पर या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या किसी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम क्वांटाइज्ड और नॉट? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, इन क्लासरूम, ये नंबर जो है स्टूडेंट का, ये क्वांटाइज्ड है कि नहीं? क्वांटाइज्ड है। सर कैसे क्वांटाइज्ड है? अरे क्लास में या तो 1 बच्चा होगा, या 2 बच्चा होगा, या 3 बच्चा होगा, या 4 बच्चा होगा, या 5 बच्चा होगा, या 6 बच्चा होगा। क्या सारे 6 बच्चा हो सकता है क्या? तो 4 बच्चा तो पूरा आया है, एक का आधा काट दिया सर आपने, वो आधे आया है, आधा उसका घर में रखल है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम इज क्वांटाइज्ड। कैसे देखते हैं क्वांटाइज्ड होता है कि नहीं? अगर उस पर वैल्यू किसी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू, चाहे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू का मल्टीपल में अगर वैल्यू पॉसिबल होता है तो उसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। जैसे क्लासरूम में 1 बच्चा, हाँ 1 बच्चा, क्या सवा बच्चा होगा, 1.5 बच्चा होगा? सर आपके क्लासरूम में पता है सर जी 1.5 बच्चा पढ़ रहा है आज, 1.5 स्टूडेंट नहीं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर? 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, 6.7 स्टूडेंट लिख सकते हो? नहीं। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो कि अब सारा फील आया सर। सर एनर्जी, भाई एनर्जी की वैल्यू ऐसे थोड़ी ना है कि 1 जूल के मल्टीपल में होगा, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल है। 1.1 जूल भी हो सकता है, 1.11 जूल भी हो सकता है, 1.111137 जूल भी हो सकता है। बताओ, ठीक है? ठीक है? ठीक है, चलो अब देखो तो चार्ज के बारे में, वैल्यू ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पर वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज ई, फंडामेंटल चार्ज ई। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है प्रोपोर्शनल टू ई होता है, जहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एन ई आता है। अब ये जो एन है, एन है, एन एन इंटीग्रल मल्टीपल है, एन इंटीग्रल नंबर है, होल नंबर होगा, हमेशा इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं। एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अच्छा अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन गिवन, गिवन इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो प्लस एनी और माइनस एनी कब लेना समझ में? इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन देंगे तो सॉरी इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस, देंगे तो माइनस, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, हो गया। अब किसी भी बॉडी पे कैसे चेक करोगे कि कोई भी चार्ज जो दिया हुआ है वो पॉसिबल है कि नहीं? हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, टेक गिवन चार्ज ऑन द बॉडी, गिवन चार्ज ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और
नॉट? कैसे पता करोगे बोलो? इज पॉसिबल और नॉट, ये क्वेश्चन है और तुम्हारे भाईवा में आया है, भाईवा में, तुम्हारे भाईवा में आया है ये। स्कूल जाते हो कि नहीं? प्रैक्टिकल में आया है, बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है ना, बोर्ड में भी आ सकता है। अब बताओ, हाउ टू चेक गिवन चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉसिबल और नॉट? कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सर हम यूज करेंगे, वी विल यूज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर एनी, पुट गिवन वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में Q की वैल्यू रख देंगे। Q बराबर एनी, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई E, और N अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया तो नॉट पॉसिबल। और यहां पे Q की वैल्यू रख के E से डिवाइड कर देंगे, N कैलकुलेट करेंगे, और N अगर इंटीजर आ गया तो पॉसिबल। खत्म कहानी। सिंपल बात है, और इसको लिखना है, ये पूरी चीजों को लिखना है ना? लिखो, चलो। कहते हो ना कि सर जी आप टाइम नहीं देते लिखने का, है ना? लिखो, पूरा लिखो, एकदम दबा के लिखो। सब क्या लिखे? लिखो ना, लिखो सब लिखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम इज क्वांटाइज्ड, नॉट क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी होता है, मास, लेंथ, एनर्जी, ये क्वांटाइज नहीं होता है। ये वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, चेक करके निकाल लेंगे हम। क्या होता है क्वांटाइजेशन चार्ज? Q बराबर एनी। ये तुम्हारा सवाल हो गया, ठीक है? लिखो, ठीक है, एक बच्चे को रिपीट करना है। एक कर्सर होगा उसमें, पकड़ के उसको पीछे खींच दो, मास्टर की मुंडी पकड़ के पीछे खींच दो, है ना? मास्टर को पकड़ो, पीछे खींच दो 2 मिनट, मास्टर तुमको रिपीट करते हुए दिखाई दे देगा, है ना? चल रिपीट सर जी। कल जो मैंने होमवर्क दिया तो तुमने किया क्या? अंडे वाले से अंडा मांगा, केले वाले से केला मांगा, कुछ किया नहीं ना? तो फिर कैसे समझ में आएगा? लिख लिया क्या? किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? Q बराबर एनी रखेंगे, जहां पे N बराबर हो जाएगा Q बाई E। बात खत्म, ठीक है? डन। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। चलो इधर देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी हैविंग 1 कूलम चार्ज। किसी भी बॉडी पे +1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने करेंगे? जब तुम किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो कितना चार्ज क्रिएट करना वो दिया है, मतलब टोटल Q हमको दे दिया। क्या दिया हमको? Q हमको दे दिया। तो हम लिखेंगे Q बराबर Ne। पॉजिटिव Q लिखेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकाला तो Ne प्लस आएगा। 1 कूलम चार्ज निकाले तो Q हमको दे दिया 1 कूलम। 1 कूलम बराबर N, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना ही तो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। यही तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और गिवन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो N बराबर क्या आ जाएगा? N बराबर आ जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है? अब यहां देखो, तो N बराबर क्या हो जाएगा सर? N बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6। 10 का पावर -19 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो जब भी हम 10 के पावर n को ऊपर ले जाते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके एज इट इज 10 का पावर -n आता है। पढ़ा है क्या? जैसे 1/10 का पावर -n है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर +n हो जाएगा। यहां पे n की वैल्यू क्या है? -19। 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19 हो जाएगा। अच्छा सर सही तो है। अच्छा एक बात बताओ, 10 का पावर +19 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर +18। ये कैसे हुआ सर जी? ये तो गड़बड़ लग रहा है हमको। नहीं बेटा, 10 और 10 बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, 10 का पावर 1, 10 का पावर 18, 10 का पावर 19 ही तो आ रहा है। यही तो सही तो है, डिवाइडेड बाई 1.6। अब बताओ 10 को 1.6 से डिवाइड करो तो कितना होगा? अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करते तो 5 आता, ये 2 से छोटा है तो नंबर बड़ा आएगा। डिवाइड करोगे 10 को 1.6 से तो यह आएगा 6.25।
6.25। 10 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 6.25। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। अब बताओ ये वैल्यू किसका निकाला हमने, n का। तो ये n पॉसिबल है कि नहीं, n होल नंबर पे तो नहीं है, n तो फ्रैक्शन में है। देखो तो n क्या है 6.25। n तो इंटीजर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए। अभी देखो क्या है सर, n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में है 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ये होल नंबर में है कि फ्रैक्शन में है? बताओ, 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इतने नंबर। और ये फ्रैक्शन में है कि होल नंबर में, बोलो। सर 6.25 तो फ्रैक्शन दिखा है। हाँ, 6 होल नंबर होता है, 7 होल नंबर होता है, 6.25 तो फ्रैक्शन है। अगर 6.25 फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई में 10 का पावर 18, ऊपर बैठा हुआ है चाचा। ऊपर कौन बैठा हुआ है, चाचा। 10 का पावर 18 मिलियंस 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 टाइम 10 का पावर इतना बड़ा नंबर है ना कि वो रगड़ देगा 6.25 को। देखो इधर, आप 6.25 को क्या 625/100 लिख सकते हो? डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं तो डिवाइडेड बाई उतने जीरोस आ जाएंगे नीचे। तो 6.25 को लिख सकते हो 625/100 गुना 10 का पावर 18। ये 100 मतलब 10 का पावर 2, 100 से 10 का पावर 18 काटोगे तो 10 का पावर 16 आ जाएगा। तो यह आएगा 625 इंटू 10 का पावर 16। देख रहे हो, चाचा ने 2 टोपी फेंक के मारा, यहां पे देखो ये होल नंबर हो गया। तो भाई ये 10 का पावर पॉजिटिव में है, मतलब इसके पास इतने जीरो ने इतने जीरो ने इतने जीरो ना कि एक एक जीरो फेंक के मारेगा, साला फ्रैक्शन को होल नंबर बना देगा। फ्रैक्शन को क्या बना देगा, होल नंबर बना देगा। इतने जीरो लेके बैठा ये चाचा, देखो 2 जीरो उतार के मारा, 6.25 फ्रैक्शन से होल नंबर हो गया। तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है 10 का पावर पॉजिटिव पावर। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 625 इंटू 10 का पावर 16, उसके पावर 16 को तुम बोल सकते हो डिजिट में, नंबर में। वैसे तो 10 का पावर 16 बोल रहे हो, लेकिन 10 का पावर 16 को बोलो तो कितना होगा, करोड़ अरब खरब कितना? सर बहुत बड़का। अरे बहुत बड़का का कोई मतलब तो होगा सर, बहुत 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 बड़का कितना, 10 करोड़ अरब खरब कितना? भाई इतने इलेक्ट्रॉन तूने निकाल दिए, मिलियंस 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 टाइम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब जाके 1 कूलम चार्ज है। मतलब 1 कूलम चार्ज बड़े आसानी से क्रिएट किया जा सकता है कि 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा किसी को। भाई ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत छोटी मोटी वैल्यू की बहुत बड़ी वैल्यू है। सोचो, एक कह रहा 6.25 कैसे, बड़ा आसान है बेटा, 10 को 1.6 से डिवाइड कर लो। चलो ये भी नहीं आता तो एक काम करो, 10 को 1.6 से डिवाइड करना नहीं आता तो एक काम करो, 1.6 को लिखो, 1.6 को लिखो 16/10 लिख सकते हैं। 1 अपॉन में 10 ऊपर चला जाएगा, 100/16। 100/16 कितना होता है, बताओ कितना होता है 100/16? निकालो 100/16 कितना होता है, सॉल्व करो, अपने आप आ जाएगा 6.25। 16 छक 96, 100/16 आता है 6.25। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, छोटा मोटा चार्ज नहीं। भले ही पढ़ाते समय बोल दूंगा 2 कूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज, 8 कूलम चार्ज, लेकिन भाई साहब एरी चोटी का जोर लगाने के बाद इतना चार्ज क्रिएट होता है। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाऊं, पढ़ लोगे? एक ही क्लास में 2 कंसेप्ट पढ़ाऊं तो भी पढ़ लोगे। एक ही क्लास में 40 कंसेप्ट पढ़ाऊं तो भी कूद को था के पढ़ लोगे। अगर एक एक क्लास में मैं 400 कंसेप्ट पढ़ा दूं तो तुम्हारा क्या होगा, बताओ क्या होगा? अगर तू ये है, ये है, ये है, और तुम्हें मैंने एक ही क्लास में 400 कंसेप्ट पढ़ा दिए भाई साहब, क्या होगा? ऐसे धुआं नहीं उतर निकल जाएगा, धुआं धुआं निकल जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, तन बदन से एकदम पानी निकलेगा, गीला गीला हो जाएगा। सर ऐसे तो हम गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। ठीक है, क्यों भाई? सर औकात से ज्यादा पढ़ा दिया आपने, डिस्प्रेशन में चले जाएंगे सर। सिंपल सी बात है। क्या तेरे अंदर भेजे में कंसेप्ट रहेगा कि मैं इधर बोलता जाऊंगा और तू सुनते कंसेप्ट को ऐसे निकालता जाएगा, हर तरफ कंसेप्ट निकलेगा तेरे बॉडी में से। उसी तरीके से जैसा यहां पे मौत का खेल हो जाएगा ना, उसी तरीके से 1 कूलम चार्ज किसी भी नॉर्मल से स्फीयर पे रख दूं ना, स्फीयर पे रख दूं मैं 1 कूलम चार्ज, तो प्रैक्टिकली 1 कूलम चार्ज इस स्फीयर पे रखना पॉसिबल नहीं है।
अगर मैं रख दूंगा ना तो ऐसे ऐसे स्पार्क होगा, जैसे बादल चमकता नहीं है वैसे स्पार्क होगा, ऐसे स्पार्क होने लगता है, स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क क्यों? बहुत बड़ा चार्ज है, पढ़ने को पढ़ रहा है कि 1 कूलम चार्ज पैदा कर दिया, अरे डैश सूख जाएगी पैदा करने में। 1 कूलम चार्ज पैदा करने में किसी बॉडी पे ना डैश सूख जाएगी। मतलब सर 1 कूलम चार्ज अगर कहीं हम किसी स्फीयर में पैदा करेंगे तो ऐसे 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 एकदम बादल लेखा गरज गरज के चमक चमक के चार्ज लीक कर जाएगा वहां से, हाँ संभाल नहीं पाएगा स्फीयर। हाउ, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग चार्ज, वेरी वेरी बिग चार्ज, वेरी 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 बिग चार्ज, बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। इतना फील कर लो बस। कैसे होता है, कहां होता है, किस तरीके से होता है वो मैं बताऊंगा आगे। सब चीज एक ही क्लास में नहीं सीख लोगे, लेकिन इतना तो समझ में आया कि जिस तरीके से औकात से ज्यादा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो कंसेप्ट चू जाता है, उसी तरीके से चार्ज भी चू जाएगा, उसी तरीके से चार्ज भी चू जाएगा। बस इतना सीखना है। तो सर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होता क्या? नहीं, नहीं होता सच में। प्रैक्टिकली इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होता क्रिएट करना, बहुत बड़ा चार्ज है। तो सर 1-2 कूलम आप जो पढ़ाते हैं वो 1 कूलम दे दिया, 2 कूलम दे दिया, वो पढ़ने के लिए बस। प्रैक्टिकली चार्ज पता है कैसे होता है? 2 माइक्रो कूलम। प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्ज पता है कैसे होता है? 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, 10 का पावर -6 नैनो कूलम, ऐसा होता है। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन द ऑब्जेक्ट और नॉट। तो यहां पे आपको बताना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल की बात नहीं कर रहा है, क्वांटाइजेशन से बताने की पॉसिबल है कि नहीं, है ना? क्वांटाइजेशन से बताना है पॉसिबल है कि नहीं। तो बताओ 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम पॉसिबल है कि नहीं बताओ। तो सर इसको हम चेक करेंगे, Q बराबर Ne। Q कितना है? 2.4 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू n। तो n हो जाएगा तुम्हारा 24/16 इंटू 10 का पावर +19। नहीं, ऐसे नहीं करूंगा सॉल्व, फैल जाएगा तुम। देख चार्ज है 2.4 इंटू, अच्छा 2.4 इंटू 10 का पावर -18, सॉरी गलत लिख दिया। 2.4 इंटू 10 का पावर -18। तो Q के जगह पे रखूंगा चार्ज की वैल्यू जो गिवन है, स्टेप बाय 6। अच्छा तुम्हें पता है, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने कोई भी सवाल रख देगा ना तो मैं तुम्हें देख के आंसर निकालने का तरीका बता दूंगा। मैं बस देख के बता सकता हूं। जितने भी सवाल है ना किताबों, ये बोर्ड पर छोड़ दे, कहीं भी किसी भी किताब में जितने भी सवाल लिखे ना, उसको मैं देख के, मेरे पास तरीके हैं कि मैं देख के आंसर बता सकता हूं। लेकिन वो मैं तुम्हें सिखा दूं कि देख के आंसर बताना, तुरंत सीख भी जाएगा ना, 2 दिन में भूल जाएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो तुम्हें पता है क्या सीखना है? बेसिक मेथड, बोर्ड में यही लिखोगे। उसके बाद जब तुम 1-2 क्लास सीख लोगे ना, फिर मैं तुम्हें मास्टर कर दूंगा दूसरे मेथड से। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट एंड प्रॉपर प्रोसीजर, कलम चलाना, गुना भाग करना, डिवीजन करना सीख लो, ठीक है? तो चार्ज कितना दिया है? 2.4 इंटू 10 का पावर -18। जो चार्ज दिया है यहां पे पूछा है जो पॉसिबल है कि नहीं, वो मैं लिखूंगा पहले, वो लिख दिया। ये n है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो n बराबर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर -18। n बराबर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर -18। इसको नीचे ले जाएंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब एक बात बता मेरे भाई, ये 2.4 है, इसका एक डिजिट पर डेसिमल प्लेस है, इसका एक डिजिट पर है, तो इसमें भी 24/10 16/10, क्या इसको 24/16 भी लिख सकता हूं? हाँ 24/16 लिख सकते हो। 10 का पावर -18, ये निगेटिव ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10 का पावर -18 इंटू 10 का पावर +19। अब बताओ 16 और 24 को काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, 3/2 क्या 1.5 आएगा? अरे 3/2 1.5 गुना 10 का पावर 19, 10 का पावर -18, 10 का पावर 1 आएगा। तो क्या ये 1.5 को लिख सकता हूं मैं 15/10 गुना 10, 10 से 10 कट गया, 15 आया। तो n की वैल्यू 15, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है? पॉसिबल है। चलिए सर जी पॉसिबल आ गया, कितना आ गया? n की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है? पॉसिबल है। चलिए ये देखिए भाई 0.1 कूलम, 0.1 कूलम पॉसिबल है, ये देख के बता सकते हो पॉसिबल है। सर कैसे? ये तो फ्रैक्शन में ना 0.1 कूलम। अरे भाई Q बराबर Ne से चेक करोगे, n बराबर आएगा Q/E। Q बोलो कितना है सर? 0.1 कूलम, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये 19 जब ऊपर जाएगा, इसको मैं 0.1 को 1 लिखता हूं तो नीचे 16 लिख लूंगा। 0.1 1/10 और 1.6 16/10, तो 1/16 इंटू 10 का पावर +19। अब 10 का पावर +19 में कितने जीरो है? तो बहुत सारे जीरो, एक जीरो फेंक के मारेगा इसकी ऐसी तैसी कर देगा।
तो देख रहे हो कितना बड़ा चार्ज है ये 0.1 कूलम। एक कूलम जब बहुत बड़ा चार्ज है तो 0.1 कूलम भी तो बहुत बड़ा चार्ज है, तो पॉसिबल ही हुआ। ठीक है, चलो 0.1 टाइम्स ऑफ ई। देखो 0.1 टाइम्स ऑफ कूलम मतलब 0.1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है तो पॉसिबल है, लेकिन ये कूलम नहीं है, ई है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल आएगा, नॉट पॉसिबल आएगा। ये देखो 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20 कूलम, 10 का पावर माइनस 20 कूलम सोचो ध्यान से, तो 10 का पावर माइनस 19 से भी छोटा है। चलो करो, सॉल्व करो। Q बराबर एन ई, तो N बराबर होगा Q बाई ई। Q की वैल्यू बोलो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 बटा E की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या 1.6 3.2 16 दूनी 32 आएगा। देखो इसमें भी एक पॉइंट है कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 20 को नीचे ले जाओगे तो 10 का पावर प्लस 20 और 10 का पावर माइनस 19, तो नीचे आएगा 10। 2 बटा 10 मतलब 0.2। क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। तो इसमें से 2 पॉसिबल है, ए और बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, और 2 नॉट पॉसिबल है, टी नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ में आया? तो आप यहां पर बोलेंगे ये अच्छा सवाल हो गया सर, इसमें एक ही ऑप्शन देने है ना। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना है यार कि तुम्हें एक ही ऑप्शन देना है, अभी तुम बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना बैठा है। इसमें 2 पॉसिबल है और 2 नॉट पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है 2 नॉट पॉसिबल है। बताओ मजा आया कि नहीं? बताओ मजा आया कि नहीं? एकदम ये देख, ये बता बेस ऑफ फ्लोइंग चार्जेस पॉसिबल, 1 कूलम बटा 100 पॉसिबल है। सर कैसे 1 कूलम बटा 100वां भाग? तो सर ये तो हो जाएगा 1 कूलम बटा 100 मतलब 0.01 कूलम। क्या पॉसिबल है? हाँ 0.01 कूलम भी पॉसिबल है। सर कैसे? जब 1 कूलम पॉसिबल है तो 0.01 कूलम भी पॉसिबल होगा। क्यों? चेक कर लो, 10 का पावर माइनस 19 उधर जाएगा, 10 का पावर प्लस 19 कितना बड़ा जीरो है, ये पॉसिबल है। चेक कर लो ना, डाउट है तो। मैं तो सिंपल सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि 1 कूलम इतना बड़ा चार्ज होता है ना कि उसको 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा नंबर है। 1 इलेक्ट्रॉन बटा 50 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का 50वां हिस्सा तो पॉसिबल नहीं होगा। 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 23 कूलम, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? 10 का पावर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। इससे स्मॉल चार्ज तो हो ही नहीं सकता। 10 का पावर माइनस 19 से कितना छोटा है ये, कितना छोटा है? 10 का पावर माइनस 23, ये फ्रैक्शन ही आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सर ये चेक करो 1.56 इंटू 10 का पावर माइनस 18, तो ये भी नॉट पॉसिबल आएगा तुम्हारा मेरे हिसाब से। क्यू बराबर एनी, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई। क्यू बोल कितना है? 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और ये है तुम्हारा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 18, ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा बता? 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर प्लस 19 मतलब ये 10 आ जाएगा ऊपर, माइनस 18 माइनस 19 काटोगे ऊपर 10 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 15.6 बटा 1.6 मतलब 156 बटा 16। 156 बटा 16 तो फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि 156 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारा 160 आता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और ये भी नॉट पॉसिबल, तो तीनों नॉट पॉसिबल आ रहा है आपका। तो बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, आंसर सिर्फ आपका जाएगा फर्स्ट। ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कर लोगे? थर्ड क्यों पॉसिबल नहीं है? चेक करना एक बार, तो अगर तुम्हें डाउट है तो चेक कर लो। 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 23, 10 का पावर माइनस 19 से 10 का पावर माइनस 20 छोटा है, और हम कह रहे हैं ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और क्यू बराबर एनी से तू रफ में करके चेक कर, रफ में लिख के चेक कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तू चेक कर ले एक बार। एन तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, 200% फ्रैक्शन में आ जाएगा। और देख जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बटा कहीं 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन का 20वां हिस्सा, अब 1 इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं होता, 20वां हिस्सा कहां से होगा?
लेकिन 1 कूलम/20 लिखा हुआ है, मतलब 1/20 कूलम है। अब इसमें 1/20 कूलम को चेक करोगे ना तो 10 का पावर पॉजिटिव इतना बड़ा होल नंबर होगा कि इसको पॉसिबल ही बना देगा। और 1 सेकेंड के लिए कोई डाउट है तो मैंने 6 बार क्यू बराबर एनी किया है, तुम 2 बार और कर लो, 2 बार और कर लो, है ना, 2 बार और कर लो। और एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे सवाल तेरे पास 50 आ जाएंगे कि कोई एक आएगा, एग्जाम में आता भी है तो सर एक आएगा, क्यू बराबर एनी रख के तुरंत से चेक हो जाएगा। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना साम दाम दंड भेद सबकी जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें सिर्फ साम का पता है तो भाई दंड भेद पीछे छूट जाएगा, कोई और बाजी मार जाएगा। मेरी बात सुनना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। अब साम दाम दंड भेद क्या होता है सुन ले। साम दाम दंड भेद मतलब कंसेप्ट की पूरी क्लियरिटी, कैलकुलेशन में खूब रफ्तार, तीसरा सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट की विजिबिलिटी पूरी अच्छे तरीके से होना चाहिए, और चौथा ट्रिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए। तो ट्रिक चौथे स्थान पे आता है। पहले कंसेप्ट की पूरी क्लियरिटी, कैलकुलेशन की खूब रफ्तार, और फिर तुम्हारा आता है ट्रिक। सेकंड वाला 1/E/50 क्यों पॉसिबल नहीं, चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करो कितना चार्ज है, 1E/50, 1 कूलम नहीं है, 1E/50 चार्ज गिवन है। Q बराबर एनी, Q कितना दिया हुआ है 1E/50, लिखो 1E/50 बराबर N इंटू ई से ही कटेगा, N बराबर 1/50। बोलो 1/50 ये फ्रैक्शन में नंबर आ गया, हाँ तो कैसे पॉसिबल होगा, लल्लू राम एकदम। तो लल्लू राम है क्या, ये 1/50 है, ये ई है, क्यू नहीं, कुलम नहीं है, सी नहीं है, ई है, मतलब ई के टर्म्स में चार्ज दिया, 1E/50 चार्ज दिया है। तो यहां पर गधा है एकदम, चुल्लू भर पानी कहीं मिले ना, चुल्लू भर पानी तो 4 डुबकी मार के पाप धो लो सालो, चुल्लू भर पानी कहीं मिल जाए तो। ये क्या है, ई है। कैसे चेक करते हैं चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, क्यू बराबर एनी से लिख, क्यू बराबर एनी, क्यू कितना है 1E/50 लिख, क्यू है 1E/50 बराबर एन इंटू ई से ई कट गया, एन बराबर 1/50 आ गया। क्या एन बराबर 1/50 संभव है, एन तो 1 2 3 4 होता है ना। दूसरी, इसको कैसे आएगा सर, ले यहां पे सी है तो क्यू बराबर एन ई, क्यू को रख 1 कूलम बटा 100 बराबर एन, और इंटू ई की वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इधर ई तो है नहीं, सी है तो ई की वैल्यू रख दो, तो एन बराबर आएगा 1 कूलम बटा 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 100 और 10 का पावर -19, 10 का पावर -17 होगा, 10 का पावर 2 है 100, 100 मतलब 10 का पावर 2, 10 का पावर -19, 10 का पावर -17 ऊपर जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10 का पावर +17 आ गया। अब 10 का पावर +17 कितना बड़ा जीरो है 10 के ऊपर, उसको पॉसिबल तो बना ही देगा, ठीक है। और क्यू बराबर यहीं से यहां पे चेक करो, तो यहां पे जो 10 का पावर आएगा वो निगेटिव आएगा, थर्ड पॉसिबल है। कलम मत चलाना, (4.8 इंटू 10 10 का पावर -30, 4.8 इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है भाई। चलो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 4.8 इंटू 10 का पावर -23 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 16 3 36, 16 4 48, ये 4 से कटेगा सर, 4 तो देखो होल नंबर आ गया, अभी रुकना, 10 का पावर -23 और ये 10 का पावर 19 कितना बनेगा बता सर, 10 का पावर -23 को नीचे लेते हैं तो 10 का पावर +23 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर -19, 10 का पावर 4, 4 बटा 10 का पावर 4, ये 0.004 आ रहा है। क्या n की वैल्यू 0.004 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, छी ससुर, Q बाई ई कैसे चेक करते हैं, Q बराबर एनी, n बराबर Q बाई, Q बता क्या है सर, Q है कौन सा, थर्ड ऑप्शन चेक करें 4.8, 4.8 इंटू 10 का पावर -23 बटा
ई कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 16 चौका 48, 4 आएगा। सर ये पॉइंट है तो इधर भी पॉइंट, इधर भी एक पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू नीचे ऊपर 10 का पावर माइनस 23, नीचे जाएगा तो 10 का पावर 23 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 19, क्या ये बनेगा 4 बटा, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, 23 में से माइनस 19 ऐड करेंगे, 10 का पावर 4 बचेगा, 4 बटा 10 का पावर 4, 0.0004। क्या फ्रैक्शन में आ गया? कैसे पॉसिबल होगा बता, कैसे पॉसिबल होगा बता? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 आएगा। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 3 आएगा, 3 है तो 0.003, 16 तिया 48, 3 आएगा, सॉरी। ठीक है भाई, अरे वाह बहुत खराब हो यार तुम्हारा गणित भाई, कहीं से पाप धुले तो धुलवा ले यार, गंगा नहा ले फिर आना लेक्चर देखने, क्या पता थोड़ा बहुत दैविक शक्ति का प्रभाव हो जाए तेरे। Which of the following charge is not possible? इसमें से नॉट पॉसिबल निकालो कौन सा होगा। कैसे निकालेंगे नॉट पॉसिबल? तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20 तो 0.2 आएगा, चेक कर ले, n बराबर 0.2 आएगा जो कि नॉट पॉसिबल है। 64 इंटू 10 का पावर माइनस 20 ये पॉसिबल है। ये 1.44 इंटू 10 का पावर माइनस 19 ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल है, चेक करते। Q बराबर एनी, तो n बराबर होगा Q बाई 1.44 इंटू 10 का पावर माइनस 19 ये चार्ज है, ये है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो यहां से ये कट जाएगा, ये आएगा 1.44 बटा 1.6, ये तो 1 से कम ही आएगा, ऊपर 1.4 है नीचे 1.6 है, फ्रैक्शन में आ गई ये पॉसिबल नहीं है बेटा, देख लो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो ये पहला हम चेक कर लिए, देखो बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, n बराबर Q कितना है 64 गुना 10 का पावर माइनस 20 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बोलो तो माइनस 19 और माइनस 20 जो ऊपर जाएगा क्या 10 का पावर माइनस 1 बचेगा, 64 इंटू 10 का पावर माइनस 1 बटा 1.6, 10 का पावर माइनस 1 और 64, क्या इसको 6.4 बटा 1.6 लिख सकते, 16 चौका 64, ये 4 आएगा, 4 है, ये पॉसिबल है। 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20, तो यहां पे चेक करो ना बेटा, तो बहुत आसानी से तुम्हें दिख जाएगा n.2 आ रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं है, और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक। आओ तुमको मैं MI स्टार सिखाता हूं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबल ही है। सर कैसे, ही देखो ना कितना फ्रैक्शन है, इसको तो चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर पावर 10 का पावर माइनस 15 से 10 का पावर माइनस 15 से लार्ज है, देन नो नीड टू चेक। सर कैसे? चार्ज में अगर 10 का पावर माइनस 15 से ज्यादा है, ज्यादा का मतलब माइनस 14 माइनस 13, निगेटिव में ज्यादा का मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 15 से ज्यादा है 15, तो माइनस 14 माइनस 13 माइनस 12 ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो उधर जब तुम चेक करोगे n बराबर Q बाई ई, तो Q है तुम्हारा 1.678 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। जब ये ऊपर कटेगा तो माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 और ये 14 है, तो 10 का पावर 5 आएगा, मतलब 5 डिजिट तक तुमको फ्रैक्शन को होल नंबर में बदल देगा। अगर 5 डिजिट तक ये फ्रैक्शन को होल नंबर में बदल देता है, तो वैसे भी इतना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे, 10 का पावर 5 का मतलब क्या हो गया, ये नंबर है 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख इलेक्ट्रॉन। तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब जाते हैं ना, तो आधे इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं। समझ में आया? तो ये इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मान लो यहां पे माइनस 14 है, तो देखो यहां पे बेटा क्या है माइनस 14 माइनस 13 माइनस 12 अगर हो तो 10 का पावर माइनस 19 इतना पॉजिटिविटी ला देगा ऊपर 10 के पावर में कि फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? अगर तुम्हें चेक करना है तो चेक करके दिखा लो, ये पॉसिबल होगा ही होगा। सर लेकिन सर छठे डिजिट में कुछ फ्रैक्शन दिख रहा है, इतने बड़े पर जाके हम फ्रैक्शन चेक ही नहीं करते। क्लियर है? क्योंकि अगर तुम्हारा नंबर ये आ रहा है कुछ भी 10 4 8 9 6 7.4 तो भी ये पॉसिबल बोलेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि इस डिजिट पर जाके फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी भी कहता है कि क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड
इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लैक्स इन टर्म्स ऑफ लैक्स, तो क्वांटाइजेशन बिकम्स इग्नोर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना ज्यादा है कि वहां पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट देख लीजिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 18 ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही। 1.6 इंटू 10 टू माइनस 20 ये पॉसिबल नहीं है। आंसर आएगा तुम्हारा नॉट पॉसिबल, आंसर आएगा थर्ड। बताओ क्यों? तो यहां पे क्यू तुम्हारा एन आएगा 10, निकाल के देख लो, एग्जैक्टली 10 आएगा एन। यहां पे एन आएगा 1 और यहां पे एन आएगा 0.1। क्यू बराबर एन से चेक कर लो, आराम से समझ आएगा। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ये अगेन तुम्हारा एक होमवर्क है, इसके आंसर मैं साथ में चेक लगा दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, आंसर मैं मार्क कर दूंगा, मैं यहां पे होमवर्क देने से पहले आंसर लिख दूंगा, ये चेक करो प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस ओनली। और मैंने ऐसे कितने सवाल आपको क्यू बराबर एन से कर दिए बताओ? क्यू बराबर एन से कितने सवाल मैंने कर दिए बताओ? क्यू बराबर एन से कितने सवाल कर दिए मैंने? कितने बार मैंने डिवाइड करके सिखा दिया? कितने बार डिवाइड करके सिखा दिया बताओ? कितने बार डिवाइड करके सिखा दिया? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार, कम से कम 15-20 बार करा दिया। 2-4 बार खुद करना आराम से घर पे बैठ के। ठीक है, ठीक है, 2-4 बार खुद करना आराम से घर पे बैठ के। क्लियर? चलो जरा देखो, which of the following charge cannot be present on the wild drop in a Millikan experiment? मिल्कन एक्सपेरिमेंट से ही हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू निकाली थी, जो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, सवाल को इग्नोर करो। सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा है कौन सा चार्ज पॉसिबल है। बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट, मतलब कैन नॉट बी प्रेजेंट मतलब पॉसिबल नहीं, सॉरी ये कैन है, यहां पे गलत लिख दिया, ये कैन लिखना है। ये नॉट बेटा मिस प्रिंट है, मैं हटा देता हूं यहां से ना, को नॉट को इग्नोर करो, कैन बी पॉसिबल पूछा है। तो तुमसे तो सिंपल पूछा है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, इतना याद रखो। क्या बोले? बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल चार्ज बताओ। चलो फटाफट पॉसिबल चार्ज बताओ, कौन सा पॉसिबल चार्ज है? तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मेरे हिसाब से पहला तो पॉसिबल नहीं है। 6 इंटू 10 टू द माइनस, ये भी पॉसिबल, ये भी 1.6 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो यहां पे चार्ज तुमको होल नंबर में दिख रहा है, देखो ये चार्ज है, क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है? इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज आएगा। तो 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19, ये क्या है? 1.6। ये 1.6 के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज आएगा। 1.6 का मल्टीपल होगा दूसरा 3.2, 16 दूना 32, 16 3 48, 4.5, 6.4, ये चार्ज पॉसिबल, ये तो नहीं आएगा। देखो 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19, क्या 1.6 से इंटीग्रल मल्टीपल में 6 आता है? नहीं। 10 आता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर जाएगा फोर्थ। कौन सा पॉसिबल नहीं है सर? फोर्थ पॉसिबल नहीं। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ये आपको ना तो बोर्ड में ना तो नीट में याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको मिलता भी एनसीईआरटी में लिखा हो तो पढ़ना नहीं है कि ग्लास और रबर को रब किया तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव आएगा, नहीं है सिलेबस में, नीट में बोर्ड में नहीं है ना। सवाल इसके टर्म्स में होगा, घबराना नहीं है। ये क्या कह रहा है? ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क, द ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज इतना, ग्लास रॉड इतना एक चार्ज एक्वायर किया, प्लस की माइनस? प्लस। जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रॉड इज, लो भाई, लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड इज, जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट बाय द रॉड बताओ कितना है? तो क्यू बराबर है नहीं, यहां से एन ही तो फाइंड करना है, फाइंड इन दैट्स इट, फाइंड इन दैट्स इट। क्यू दिया हुआ है तुमको, देखो कितना दिया हुआ है, 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये चार्ज दिया हुआ है। एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 से ये कैंसिल हो गया, एन बराबर आ गया 19.2 डिवाइडेड बाय 1.6। देखो बेटा, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 16/10 लिख सकते हो, इसको 192/10 लिख सकते हो, तो सिंपल आएगा 192/16। अब 192/16 कितना आएगा? 12, 12 टाइम्स 12, आंसर। क्यों बराबर है नहीं? बताओ क्वांटाइजेशन पे पीएचडी हो गया कि नहीं? अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी। अब निगेटिव चार्ज है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेस होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है बताओ? तो सर चार्ज से पता चल जाएगा, इतना चार्ज अगर है तो n इंटू ई में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितना है? निगेटिव -80,
माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6 कुलम बराबर n हम निकाल लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां पर देखो -80 माइक्रोकुलम, -80 माइक्रोकुलम, तो -80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां से ये 6 से -19 कैंसिल होगा तो बताओ क्या होगा, 10 का पावर 6 जाएगा तो 13 6 19 -13, तो n बराबर आपका आ जाएगा, n बराबर ये क्या आ रहा है देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन जब हम एक्स्ट्रा देते हैं तो निगेटिव लिखते हैं, तो माइनस माइनस ऐसे इग्नोर हो जाएगा, 80 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 13, 10 का पावर माइनस 13 ऊपर चला जाएगा, 80 इंटू 10 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 80 है ये ना, सॉरी 80 बटा 1.6, 16 85 50 आ जाएगा, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 13, 50 इंटू 10 टू द पावर 13, 50 इंटू 10 टू द पावर 14, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 आंसर। सर ये कैसे होगा भाई, अगर ये 50 इंटू 10 का पावर 13 है तो इसको लिख सकते हो 50 को 5 गुना 10 इंटू 10 का पावर 13, 10 का पावर 13 इंटू 10 क्या होगा 5 इंटू 10 का पावर 14। क्या है यार ये, वे अगर तुम्हारी इस तरह के सवाल पे पीएचडी हो गई तो पीएचडी लिख दे फटाफट, पीएचडी लिख दे फटाफट। ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, करते हैं इसको, लेकिन ये हल्का सा लेवल अप है, बहुत ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, लेवल अप है। पीएचडी हो गई तो फटाफट बता दे, क्या तेरी पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई, बता दे भाई, बता दे तेरी पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई, बता दे भाई, बता दे पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई, पीएचडी हो गई कि नहीं, क्यू बराबर एनी पे डिवीजन कर लिया। अब थोड़ा बहुत भी अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में दिक्कत आ रहा होगा ना, तो मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो बना के दे दूंगा, ये फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कल क्लास से पहले अपलोड हो जाएगा। तो वो अगर कमी है ना तो उस कमी को एक्सेप्ट करो, अगर तुमको कुछ 1-2% 10% नहीं भी आया है ना, तो कैलकुलेशन नहीं आया फ्रैक्शन वाला, उसके लिए मैं 10 मिनट का वीडियो कल बना के क्लास से पहले दे दूंगा, ठीक है। बाकी क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी करना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ठीक है। चल इधर देखो, ये क्या कह रहा है, इफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, कितने इलेक्ट्रॉन, इतना 3.2 इंटू 10 का पावर 8, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है बॉडी पर सेकेंड, एक सेकेंड में, कोई भी काम पर सेकेंड होता है मतलब एक सेकेंड में कर रहा है, देन फाइंड टाइम इन विच बॉडी विल गेट टोटल चार्ज 2 कूलम। तो बॉडी में टोटल चार्ज कितना एक्वायर करना है, 2 कूलम एक्वायर करना है, ठीक है, 2 कूलम चार्ज एक्वायर करना है, -2 + 2 ये मैग्नीट्यूड दिया है, 2 कूलम एक्वायर करना है, और पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 है। अच्छा बताओ, एक सेकंड में तुम एक सवाल करते हो तो 5 सेकंड में कितने करोगे, चलो सवाल से तो समझ नहीं आएगा, एक सेकंड में एक रोटी खाते हो, एक सेकंड में एक रोटी खाते हो, तो 5 सेकंड में कितने रोटी खाओगे सर, 5, 10 सेकंड में सर 10, 20 सेकंड में सर 20, टी टाइम में सर टी रोटी खा लेंगे, सिंपल सी बात है, एक सेकंड में एक रोटी खाते हैं तो टी टाइम में टी रोटी खा लेंगे। अच्छा चलो, एक सेकंड में तुम 5 रोटी खाते हो, एक सेकंड में 5 रोटी खाते हो, कितने रोटी खाते हो, 5, एक सेकंड में 5 रोटी चबा जाते हो एकदम अंदर, साला डकार भी नहीं मारते, एक सेकंड में 5 रोटी खाते हो, एक सेकंड में 5 रोटी, ठीक है, तो 4 सेकंड में कितनी रोटी सर, एक सेकंड में 5 रोटी, तो 4 सेकंड में 5 चौका 20 रोटी सर जी, हर एक सेकंड में 5-5 रोटी चबा जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक सेकंड में 5 रोटी, तो टी सेकंड में कितनी रोटी सर, 5 टी रोटी, सिंपल सी बात है, ये यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब ये पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है इतना कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड इन टी सेकंड कितना हो, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी, तो चार्ज कितना हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज इन टाइम टी, चार्ज इन टाइम टी, इन टाइम टी,
Q बराबर n ही होता है, इतने नंबर एक्वायर कर रहा है, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8t, सॉरी 8t इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो t टाइम में इतना नंबर आया, तो नंबर की वैल्यू इंटू ई। चार्ज कितना दिया, 2 कूलम, 2 कूलम बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 t इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो t बराबर आएगा 2 बटा ये है 3.2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8, 10 का पावर -19, तो 10 का पावर -11 बचेगा, प्लस 8 -19 जोड़ दोगे तो 8, 19 में से 8 घटाओगे -11, देखो -11, इस -11 को ऊपर ले जाओ, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाई 1.6, ये तुम्हारा आंसर आ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 10 जो भी है, 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये आ रहा है क्या? एक काम करो ना, 10 का पावर 11 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर 10, तो ये हो जाएगा 20, तो t बराबर आ गया तेरा 20 इंटू 10 का पावर 10 बटा 3.2 मल्टीप्लाई 1.6, 3.2 और 1.6 को मल्टीप्लाई करो, तो ये फ्रैक्शन में ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल इतने नहीं आते है ना, ये ज्यादा फ्रैक्शन हो गया, इसको फटाफट कैलकुलेटर से निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट आ जाए, इसीलिए 3.2 मल्टीप्लाई 1.6 5.12 आ रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 5.12 3.9 आ रहा है, ये आ रहा है तेरा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड। क्लियर है सर? अगर हमें हाथ से ही करना पड़े तो क्या, तो करो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, 3.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसको 32/10 16/10 10 10 ऊपर ले जाओ, 32 16 को मल्टीप्लाई कर लो, आसान है। ठीक है, 2c कैसे है, ये तो 2 कूलम यहां दिया हुआ है, टोटल चार्ज इतना है, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल चार्ज कितना एक्वायर करना है। ठीक है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना एक्वायर करना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा, जो भी आपको ऐसी चीज लग रही कि इसमें सर ये वाली चीज समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो छोड़ दो बेटा, ये भी समझ नहीं आया तो पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, एक दूसरा बैच आएगा लक्ष्य 2, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते एकदम बिंदास। तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 1 सेकंड में 5 रोटी खाते तो 5 सेकंड में कितनी रोटी खाएंगे, तो तुम लायक नहीं हो पढ़ने के, बुरा लगेगा लेकिन तुम लायक नहीं हो पढ़ने के। ठीक है बेटा, होता है, मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगा ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे तुम्हें लगे कि सर मैं पढ़ पाऊंगा क्या, नहीं पढ़ पाओगे तुम। ठीक है, 10 की पावर रिपीट कर दूं मैं, हो गया, फिर तो 10 का पावर रिपीट करता रहूं तो हो गया, पढ़ लिए फिर तो तुम, 10 की पावर रिपीट करना पड़े तो हो गया, पढ़ लिए। देखो इधर, गजब है यार, इतना इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है, तो टी सेकंड में कितना करेगा, इतना एक्वायर कर रहा है 1 सेकंड में, तो टी सेकंड में करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी सेकंड बराबर 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू एन, सॉरी इंटू टी। सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में जितना करता है टी टाइम में करने के लिए उसी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेकंड में इतना करता है तो टी टाइम में कितना करेगा, इतना, ये नंबर आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी। हम जानते हैं टोटल चार्ज बराबर होता है एन, हमें टोटल चार्ज दिया है 2 कूलम, तो हम क्यू को रखेंगे 2 कूलम, और एन हमने निकाल लिया, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन है तो टी टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, एन की वैल्यू ये रहा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8, एन की वैल्यू, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एन की वैल्यू 1.6, सॉरी एन की वैल्यू टी छूट गया, सॉरी ये एन है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी, ये तुम्हारा एन है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, हम ये टी चाहिए, तो टी बराबर आएगा, टी बराबर आएगा 2 बटा 3.2 1.6, 3.2 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8, ये टी के बराबर रख देंगे तो सब नीचे जाएगा, यहाँ पे टी बचेगा, इंटू 10 का पावर -19। जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ते हैं, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 10 का पावर -19 में 8 जोड़ोगे, -19 में 8 जोड़ोगे तो -11 आएगा, उस -11 को ऊपर ले जाओ, तो 2 इंटू पावर 10 का पावर 11 बटा 3.2 इंटू 1.6,
यह आ जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10 का पावर 10 बटा 3.2 मल्टीप्लाई 1.6, या कुछ आ रहा है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 10, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड टोटल चार्ज ऑन 81.9 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि एक बाल्टी है और उस बाल्टी में खूब सारे इलेक्ट्रॉन रख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताया, मुझे मास बता दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन जो बाल्टी में हमने रखा है वो कितना केजी इलेक्ट्रॉन है, कितना केजी इलेक्ट्रॉन है। मतलब मान लो कि एक रूम में कितने आदमी है वो नहीं बताया, मैंने बता दिया कि आदमी का टोटल मास कितना है और हर आदमी का मास बराबर है, हर आदमी का मास बराबर है। मान लो एक रूम में मैंने बोल दिया कि 100 केजी मतलब 1000 केजी है मैन का मास, 1000 केजी है, ठीक है, और हर एक आदमी का मास 10 केजी है, तो बताओ कितने आदमी होंगे। बड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल मास एक रूम में इकट्ठा है आदमी का 1000 केजी, हर आदमी का मास 10 केजी है, तो कितने आदमी होंगे बता, कितने आदमी होंगे। कह रहा है 100 आदमी होंगे सर जी। हाँ, हर आदमी का मास 10 है तो 100 आदमी होंगे, ये निकाल पाया। वही काम यहां करना है सर। कैसे? हमें टोटल मास इलेक्ट्रॉन का बराबर मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। ये समझ में आया कंसेप्ट कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 81.9 केजी इज इक्वल टू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन होता है तेरा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अब ये मत पूछना कहां से आया, इलेक्ट्रॉन की मास तो सबको पता है भाई, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। अब यहां से देखो कि 9.1 और ये 81.9, क्या 9.1 को 81.9 से डिवाइड करो, मतलब 81.9 को 9.1 से डिवाइड करो, कैंसिल करोगे तो 9 आएगा। 9 9 81, 9 9 81 और एक को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, सही है। तो n बराबर आ गया तेरा 9 बटा 10 का पावर माइनस 31, 10 का पावर माइनस 31 केजी नीचे जाएगा तो 10 का पावर माइनस 31 हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 31 के नंबर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बराबर होता है एनी, एन बताओ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सही है। ये वैल्यू रख दिया मैंने, माइनस 19 माइनस 31 है, ये पूरा रखो ना, यही रख दो 10 का पावर 31, तो 16 और 9 ये आ जाएगा तुम्हारा 14.4 के आसपास, है ना, 144। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर 31, 10 का पावर माइनस 19, तो माइनस 19 और 31 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 12, 10 का पावर 12, इतना कूलम चार्ज आएगा। 14.4 इंटू 10 का पावर 12, 14.4 इंटू 10 का पावर 12। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो तुम। एक बच्चा कह रहा है सर ये आ जाएगा 1.44 इंटू 10 का पावर 13, एक ही बात है, एक ही बात है। ये 14 है तो 10 का पावर 12 है, यहां 10 का पावर 12 बढ़ाओगे तो इधर एक डिजिट फ्रैक्शन आगे चला जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 19 कहां से आया, ये पैदा लिया अभी, है ना, ये पैदा लिया है बेटा, अभी पैदा लिया है, तो पहले से तुमको इसलिए पता नहीं है, अभी पैदा लिया है। हाँ, अभी ये बोर्ड ने पैदा किया है इसको, तो वो तो भाई हमको भी नहीं पता है, वो बोर्ड ने पैदा किया, ठीक है। चलिए, वैसे क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि मास की वैल्यू जो होती है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, मास नॉर्मली कांस्टेंट रहती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉर्मल हो तो, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉर्मल हो तो, ध्यान से समझिएगा। मास डज नॉट चेंज, मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड इन क्लासिकल मैकेनिक्स व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मली आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि एक बॉल को 2 केजी का बॉल है उसको ऊपर फेंका, तो 2 केजी के बॉल को ऊपर आपने फेंका तो 2.5 केजी तो नहीं होता है, 2 ही केजी रहता है। हाँ, लेकिन वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है उसमें जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है तो मास चेंज नहीं होता। लेकिन 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 मास डिपेंड्स ऑन स्पीड इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल विथ स्पीड ऑफ लाइट। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
रिलेटिविटी से समझते हैं इसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि मास जो है ना वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है तो इतना समझ लेना, मास इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। एग्जैक्ट फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझना है कि स्पीड बढ़ने से मास बढ़ जाता है, इतना याद रखना है। ये तुम्हें लर्न करना है, याद रखना है। एग्जैक्ट रीजन आपको नहीं समझना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है मुझे याद है, मैं लिख दूंगा, ये होता है फॉर्मूला, m बराबर m0 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सर लेकिन ये तो v नीचे है एक मान लो कि v तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया, तो v को ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट होने से टर्म छोटा होगा, देखो नहीं घट रहा है, तो v बढ़ाओगे तो बड़ा चीज अगर घटेगा तो ये छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होने से मास बढ़ जाता है। तो ये नहीं पढ़ना है, नॉट इन सिलेबस। 1% 0.001% सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। होता तो मैं बता देता, 0.0001% भी नहीं पढ़ना है, 0.000001% भी नहीं पढ़ना है। इतना याद रखना है कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मास बढ़ने से स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। मास सॉरी स्पीड बढ़ने से मास बढ़ती है, ठीक है, क्या बढ़ती है, मास बढ़ती है। अब आते हैं चार्ज पे, हम मेन तो हमें चार्ज समझना है। मान लो एक बॉडी पे चार्ज है कुछ क्यू, जब वो रेस्ट में रखा है तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये नहीं करना बेटा। 1% भी सिलेबस में पढ़ना होता तो मैं आपको बोलता लिखने के लिए, ठीक है, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो बेटा। मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तो, क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की स्पीड, मान लो तुम स्पीड ऑफ लाइट से भागने लग गए तो तुम्हारी मास इनफाइनाइट हो जाती है, तुम्हारी मास क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसी ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कुछ दिक्कत है, लोड वोड की कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसलिए बोर्ड डाउन हो गया था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो और अपने अंदर ना फोकस बढ़ाओ, पढ़ने पे, कंटेंट पर खो जाओ, नशा करो फिजिक्स की, ऐसे पढ़ो जैसे फिजिक्स की नशा हो जाए तुम्हारे अंदर, एकदम नशे में झूलते रहो, फिजिक्स ही दिमाग में आए, अपने आप को सिर्फ 1 साल के लिए निकाल के इसमें हो जाओ, पूरी तरीके से समर्पित कर दो पढ़ाई में। सवाल हो जाए, कुछ समझ में आ जाए तो चीयर करो, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, यार मजा आ गया, आज तो एकदम लूट लिया लहरिया, मजा आ गया, अरे खूब मजा आ गया। 2-4 सवाल सॉल्व हो जाए तो मजा करो, अपने आप को अप्रिसिएट करो, और फिर तुम्हें गर्मी और भूख और प्यास नहीं लगना चाहिए जब तुम पढ़ना शुरू करोगे। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं पढ़ाने में खो जाता हूं, मुझे नहीं लग रही गर्मी, मुझे नहीं पता चल रहा पानी का, प्यास का, पानी का। 21 घंटे लगातार पढ़ाया मैंने यूट्यूब पे, 21 घंटे लगातार, 12 घंटे तो ऐसे ही खड़े होकर पढ़ा देता हूं। पूरा 11-12 का कंटेंट ना इस दिमाग में ऐसे है कि खड़ा हो जाऊंगा, पूरा कलम छोड़ूंगा ना तो पूरा सिलेबस खत्म करके छोड़ूंगा, समझ गया। ये पूरा 11-12 का दिमाग कंटेंट ऐसे घुसा हुआ इस दिमाग में, समझ गया। तो पढ़ अच्छे से, अच्छे से पढ़, पूरा खोजा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, पूरी 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 पूरा का पूरा दिमाग, पूरा फोकस कंसेप्ट पर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए, समझ गया। चल इधर देख, अब हम चार्ज पे बात करते हैं। क्या चार्ज डिपेंड करता है क्या, लेंथ और टाइम भी डिपेंड करता है क्या? यस, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये आप याद रखिएगा, लर्न करने वाली बात है। दिमाग में बायो यो की शक्ति जगाओ अपने अंदर, बायो यो की शक्ति जगाओ। अच्छा हाँ, वो जो मैं कह रहा था ना साम दाम दंड भेद, तो उस साम दाम दंड भेद में वो चारों चीजें क्या है, ध्यान से सुनो, चारों चीजें ध्यान से क्या है सुनो, साम दाम दंड भेद में वो 4 चीजें क्या है, ध्यान से सुनो। वो 4 चीजें कंसेप्ट पहला, दूसरा लर्न, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तीसरा है कैलकुलेशन, और चौथा है एमआर स्टार कंसेप्ट, नॉट ट्रिक, एमआर स्टार कंसेप्ट। ये 4 चीजें मैं भूल गया था भाई। तो साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। साम का मतलब है पूरी तरीके से कंसेप्ट की विजुअलाइजेशन, पूरी तरीके से कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, लर्न करना आना चाहिए, कुछ चीजें अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है सर, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझ लेते हैं मास, लेंथ और टाइम स्पीड पे डिपेंड करती है, बात खत्म। और मास प्रोपोर्शनल टू स्पीड है सर, बात खत्म। मास क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्पीड है सर, ये लर्न कर लिया।
तीसरा, कैलकुलेशन की स्पीड बहुत रफ्तार में होनी चाहिए। और चौथा, एक अलग ही इमान स्टार कंसेप्ट, एक दुनिया जहां मैं ले चलूंगा, वो भी समझ आना चाहिए। ये चार चीजें समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है 5 कूलम। कितना चार्ज है? 5 कूलम, वो रेस्ट पे। सेम ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया। वही ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया। वही ऑब्जेक्ट थोड़ा स्पीड बढ़ा के 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया। सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट। तो उस पर जब भागने लग गया तब उस पर चार्ज कितना होगा? तो यहां पे चार्ज का कंसेप्ट कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी। जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब जब रेस्ट में चार्ज 5 कूलम था, जब भागने लग गया तो भी चार्ज 5 कूलम होगा। जब और तेजी से भागने लग गया तो भी चार्ज 5 कूलम ही होगा। बॉडी पर जो चार्ज होता है वो उसके स्पीड्स पर डिपेंड नहीं करता है। कैलकुलेशन कैसे स्पीड करे? धीरे धीरे बेटा स्पीड होगा, धीरे धीरे स्पीड होगा। मैं 10-15 मिनट का वीडियो आपको दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है ना? ठीक है। एक कह रहा है कि स्पैम करो। तेरे जैसे हर साल आते हैं बेटा और ऐसे स्पैम करके निकल जाते हैं। तेरे जैसे हर साल आते हैं, ऐसे स्पैम करके निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। तो ये 2-4 जो वर्ड है ना, एंड, स्पैम, ये मत करो, ब्लॉक करवा दूंगा परमानेंटली, ठीक है? और रोते हुए कहीं घूमे कभी ना, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ठीक है? जो भी एंड लिख रहे हैं, पहली बार है, समझा रहा हूं, समझ जा, ठीक है? ये कह रहा है कि एक वर्ड बोल रहा है, बोला ये सब लोग स्पैम करो, ये करो। बेटा 11th खराब हुआ है, 12th भी खराब हो जाएगा, ठीक है? 11th खराब हुआ है, 12th भी खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ये गलत चीजें मत करो, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं। उम्र ऐसी है ना, और तू तो स्पैम कर रहा। बस मैं तेरी उम्र में था ना, मास्टर के घर में ना रात में पत्थर मार गया था, और जो क्लास में बच्चे बैठते थे ना, उसका साइकिल का पंचर निकाल देता था, एकदम रिम तोड़ देता था, कैरियर उठा के ले जाता था साइकिल का, और मास्टर की गाड़ी में सुई चुभो देता था। चलते हुए क्लास में बच्चे को झोटा पकड़ के बाहर ले जाके कूट के फिर क्लास में रख देता था, घर से उठवा लेता था। तो बहुत छोटी चीज करके तो खुश हो रहा है, स्वयं कर लेते हैं। अबे बस इतनी औकात है। पढ़ा तो मैं टाइम पास के लिए रहा हूं, है ना? थोड़ा मन लगा रहा है, पार्ट टाइम में पढ़ा रहा हूं बस, फुल टाइम में अलग आदमी हूं। पंगा मत लेना। जो स्पैम कर रहा है ना, वो और तुम दोनों जैसे लोग हो ना, कहां गायब करूंगा पता नहीं चलेगा। अरे रात में ना परिवार में से 2 आदमी गायब हो जाते थे, समझ गया? पढ़ाना तो बस ऐसा हुआ कि बैठे बैठे क्या करे, बोर हो गए थे, करना है कुछ काम तो चलो पढ़ा लेते हैं। तो फुल टाइम बदमाश आदमी हूं मैं। पंगा मत लेना। ऐसे यूपी बिहार वाले थोड़े समझते होंगे, ठीक है? पावर यही से शुरू होला और यही जा खत्म। पावर और कहीं ना जाए, पावर यही जा से शुरू होला और यही जा पे खत्म, समझ गया? पावर कहीं और ना जाए। अब ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम नॉट एंड चार्ज क्यू नॉट, समझिएगा। ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम नॉट एंड चार्ज क्यू नॉट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम नॉट एंड चार्ज है क्यू नॉट, व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, एकदम चुपचाप बैठल था। जब ऑब्जेक्ट क्या था? एकदम चुपचाप बैठल था, रेस्ट में था। नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, अब वो बढ़ते हुए स्पीड से भागने लग गया, इंक्रीजिंग स्पीड से चलना शुरू कर दिया। देन स्पेसिफिक चार्ज एंड चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी, अब ये भागना शुरू कर दिया v स्पीड से, तो इस पर मास m मान लेते हैं और चार्ज q मान लेते हैं। तो मास और चार्ज की वैल्यू और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताओ। बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा करके। अभी बताया चार्ज इनवेरिएंट होता है, तो जो मूविंग चार्ज है, मोशन के केस में बॉडी पर जो चार्ज आएगा और जो रेस्ट चार्ज रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। लो भाई, क्योंकि चार्ज इनवेरिएंट होता है, इजी है। अच्छा, जो मास है
वो इंक्रीजेस विथ स्पीड। अब जैसे ही तुम्हारा इंक्रीजिंग स्पीड से चल रहा है तो मास बढ़ जाएगा। हाँ सर, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज जो हम पढ़े थे वो पढ़े थे चार्ज बटा मास। तो मास तो बबुआ तो हर सेम रहलो और इस मास बढ़ गेलो, सॉरी चार्ज तो सेम रहलो मास बढ़ गेलो। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ जाए और ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट रहे तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। खत्म। कांस्टेंट और डिक्रीज। बेटा चार्ज तो सेम रहेगा ना, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज में मास प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो Q बाई एम में Q सेम और मास बढ़ गया, मास नीचे बढ़ा है, मास नीचे बढ़ा है तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैसा लगा सवाल ये बताइए? सर सवाल तो ठीक है। अब सुनिए, एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, सॉरी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। देखिए, एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम नया नहीं बना सकते, खत्म नहीं कह सकते। जैसे मान लो एनर्जी की कमी है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मेरे घर में कम है, तो मैं नया इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कर सकता हूं। हो सकता है दूसरे रूम की लाइट बत्ती पंखा बंद कर दूं तो यहां चला दूं। जब मैं छोटा बच्चा था ना भाई, स्कूल नहीं जाता था मैं, और नहीं कभी जाने का शौक रहा, नहीं पढ़ने का शौक भी नहीं रहा बचपन में। मैं पता क्या करता था? दिन में गुट बनाता था, कम से कम 20-25 लोगों का, बच्चों का झुंड इकट्ठा करता था गर्मी के दिन में, और हमको देखना होता था दिन में टीवी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गांव में कम आती थी, तो पूरे गांव में हम 20 लोग फैल जाते थे। पता क्या करते थे? दूसरों के घर घर में जाके उसके घर में जलता हुआ बल्ब और पंखा बत्ती सब बुझा देते थे। फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हमारे घर में लाइट की सप्लाई बढ़ जाती थी। तो हम नया लाइट तो पैदा कर नहीं सकते, दूसरे का घर का बंद कर देते थे। हाँ, अब गांव घर में आदमी किल्ली लगा के थोड़ी ना सोता है दिन में। ऐसा तो है नहीं कि दिन में किल्ली लगा के सो रहा है, किल्ली तो खुला रहता, तो घर में घुस गए, सोते हुए आदमी का पंखा बिजली बत्ती सब बंद कर देते। पूरे गांव का बिजली बुझा दिए सबके घर में घुस के। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ऐसे हमारे घर में क्या होता था? बढ़ जाता था फिर। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, जैसे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम बेटा चार्ज होता है, चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व। चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व। चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व। कंजर्व का मतलब है चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, चार्ज की नेट वैल्यू हम नया नहीं बना सकते, है ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड, और ना ही हम नेट चार्ज खत्म कर सकते हैं। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, ये दो बॉडी है और दोनों बॉडी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो दोनों आपस में ही रहेंगे, जो करेंगे, बाहर से इन पर कोई भी प्रभाव तीसरा बॉडी नहीं डालेगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो देखो, दो बॉडी है ए और बी, और दोनों न्यूट्रल है और दोनों बक्से में रखे हैं, बाहर से कोई इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। दो बॉडी है, ठीक है, बोथ आर न्यूट्रल। तो दोनों पर नेट चार्ज बोलो क्या है? नेट चार्ज 0 है ऑन बोथ। दोनों पर नेट चार्ज क्या है? 0 है। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ए से बी पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ए में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी, और बी में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? एक्सेसनेस। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? सर इस पर चार्ज आ जाएगा +2e ए पर, और बी पर चार्ज कितना आ जाएगा? -2e। क्या दोनों बॉडी चार्ज हो गए? हाँ, लेकिन सर दोनों तो न्यूट्रल थे और चार्ज तो हम नया पैदा कर नहीं सकते। हाँ, तो टोटल सिस्टम में यहां पर चार्ज कितना था? सिस्टम का, यहां पर सिस्टम का टोटल सिस्टम में कितना है? पहले पर भी 0, दूसरे पर भी 0, 0। यहां पे सिस्टम का कितना है? यहां पे सिस्टम का चार्ज कितना है? सर +2e -2e 0। तो क्या सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहा है कि नहीं रहा? हाँ, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हमने चार्ज ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, सिस्टम पे नेट चार्ज तो 0 रहा ना। हाँ, बस यही है, और क्या।
सर न्यूट्रल वाला आ गया। न्यूट्रल वाले का मतलब होता है, न्यूट्रल का डेफिनेशन मैंने बताया था तुम्हें। चलो मैं फिर से आज एक और चीज यहां पे मिस हो गया, कह सकते हो तो एक बात यहां पे और लिख सकते हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है सर? न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल का ये मतलब होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहेगा, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहेगा। अच्छा ये बात है। हाँ, तो यहां पे जब मैंने बोला तुमसे, यहां पे जब मैंने बोला कि ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया इसमें रख दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया इसमें रख दिया, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज देगा, कमी, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज देगा। सिस्टम की नेट चार्ज अभी भी क्या रही? 0। तो बताओ, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, या आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉडी है, दोनों बॉडी पे चार्ज 0, सिस्टम के चार्ज 0। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया, लेकिन सिस्टम का चार्ज पहले से जितना था उतना ही रहा। यही होता है बेटा। अच्छा एक और चीज यहां पे मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा, एक और चीज मैं तुम्हें यहां पे सिखाना चाहूंगा, ध्यान से सीखना। ध्यान से सीखना। मान लो 2 न्यूट्रल बॉडी है, ए एंड बी, न्यूट्रल, बोथ न्यूट्रल, मतलब दोनों न्यूट्रल है। ठीक भाई, दोनों न्यूट्रल है। अब अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं कहूं 2 कूलम्ब चार्ज प्लस 2 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, क्या ए से बी पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल है? सर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का जोड़। तो वास्तविकता में क्या ए से बी पर पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल है? बताइए, ए से बी पर पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल है? ए से बी पर पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल है, हाँ या ना? तो भाई मेरे दूसरा बैच आएगा लक्ष्य 2.0, आपका अभी लॉन्च करवा दो क्या? अभी लॉन्च करवा दो क्या? लॉन्च कर दो भाई लक्ष्य 2.0। किसको बोलूं? कहां से आ जाते हैं? प्रॉब्लम है कि अलग सर भी ना कम पैसे में पढ़ाने का एक बीरा उठाए हैं। कोई भी पैसा दे के आ जाता कि हमको पढ़ाओ, और पढ़ना उसको होता नहीं। अब जिसको नहीं पढ़ना उसको कैसे पढ़ाएंगे यार? दूसरा एक और लक्ष्य बैच लॉन्च कर दीजिए थोड़ा। हाँ, इसमें बच्चे थोड़ा सा कमजोर टाइप भी हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं है लेकिन वो आ गए हैं। तो एक ऐसा लक्ष्य बैच लॉन्च कर दीजिए सर जी प्लीज, जिसमें बच्चों को पढ़ना ही ना पड़े, थोड़ा सा फन हो, थोड़ा सा मस्ती हो, थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाए, मजे में 1 साल कट जाए। उसका 2-3 ड्रॉप भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तैयार है बच्चे, एकदम मान गए हैं। बच्चे को ड्रॉप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते, थोड़ा थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और थोड़ा फन, थोड़ा मस्ती। उसके बाद 3-4 ड्रॉप तो नीट में लगता ही है, इसके लिए तैयार है, जानते हैं बच्चे। हाँ, एक एक छोटा सा बैच और जिसमें पढ़ना कम पड़े। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाएगा भाई, सबको तो देखो, मैं भी इंसान हूं, सबको कैसे पढ़ाऊंगा? जिसको पढ़ना हो उसी को पढ़ाऊंगा, है ना? तो एक आ जाएगा बैच जिसमें एकदम कम पढ़ना पड़ेगा, उसमें मस्ती फन एकदम चलेगा, एकदम, है ना? खेला चलेगा, हाँ एकदम पैसा लुटाना। मास्टर नाच के भी दिखाएगा, गा के भी दिखाएगा। हाँ, लक्ष्य फन बैच, ठीक है, लक्ष्य फन बैच। चलो, तो 2 कूलम चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक प्रैक्टिकली ट्रांसफर करना पॉसिबल है। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है। लेकिन हम इफेक्टिव ऐसा जरूर कह सकते हैं कि मान लो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो +2 ही चार्ज आएगा, इस पर -2 ही चार्ज आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, इस पर 2e चार्ज गया है, यहां से यहां तक गया है। उल्टा कह सकते हो, इफेक्टिव। जैसे 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 मैंने तुमको 100 रुपए दिए, चलिए मैंने तुमको 100 रुपए दिए, तो इसको बोलने का 2 तरीका हो सकता है कि एमआर सर ने हमको 100 रुपए दिए, या मैंने एमआर सर से 100 रुपए लिए। 2 बातें हैं। तो तुम ये उल्टा कह सकते हो कि हालांकि चार्जिंग ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रॉन का झोल है, और बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया,
तो इस पर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके आएगा सर, -2e। तो इस पर चार्ज आ गया -2e और इस पर चार्ज आ गया +2e। देखो देखो दोनों न्यूट्रल था। 2 मिनट रुकना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है। बोलो नेट चार्ज 0 0। मैं कह रहा हूं कि मैंने बी से ए को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बी से ए में ट्रांसफर किए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जहां जाता है तो -e कितना चार्ज लेके जाएगा, -2e। तो इस पर चार्ज जाएगा -2e। देखो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके गया -2e, ये न्यूट्रल था और 2e चला गया तो +2e बचेगा। एक तरीका ये। अच्छा, दूसरा तरीका मैं ये भी कह सकता हूं कि ये और ये दोनों न्यूट्रल था, मैंने इस पर +e चार्ज दिया और इस पर +e चार्ज दिया, तो इस पर आ गया +2e और इस पर हो जाएगा -2e। तो ये इफेक्टिव मोशन कह सकता हूं। और एकदम डीप कंसेप्ट है, एकदम डीप कंसेप्ट है कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा भी कह दूं कि चलो इस पर 0 था, इस पर 0 था, 2e चार्ज में यहां से ले गया, तो होगा ये इलेक्ट्रॉन के मोशन से। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 2e चार्ज गया तो तुम मान लेना कि ठीक है गया होगा। तो इस पर 2e चार्ज यहां से आया, तो इस पर पहले चार्ज कितना था, 0, और इस पर भी 0। अगर मैं बोलूं 2e चार्ज इधर मैं लेके आया तो इस पर +2e हो जाएगा, इस पर -2e हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का इधर जाना और +2e का इधर आना एक ही बात हो गया। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो तुमको समझना है, ठीक है सर ये आप ऐसा कह रहे हो तो ये रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हो तो मान लेते +2 इधर आया तो इधर हो जाएगा -2e, इधर हो जाएगा +2e। अगर इधर आया e, इधर आया e, तो इस पर हो गया +2e, इस पर हो गया -2e। हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। चार्ज ऐसे अगर बोला गया है तो हो यही रहा होगा, लेकिन उसको बोला इस तरीके से, बस। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दो कि एक्चुअल में ये चीज होना पॉसिबल नहीं है। चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कंसेप्ट यही है। लेकिन अगर ऐसा बोला है तो हम ये मान सकते हैं कि 2e चार्ज इधर आया होगा। चार्जिंग का मेथड हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मैं ये कह रहा हूं बेटा, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज एक्चुअल में ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के मेथड से। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, होता वही है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं तो हो मानना कि ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है उल्टा बोल रहा है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बोल सकता है सवाल में उल्टा। तो यहां से 2e चार्ज इधर गया, तो यहां से 2e चार्ज इधर गया तो इस पर 2e होगा, इस पर -2e होगा, बस। ठीक है। तो जैसे इसने बोला कि 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो ये कितना था, न्यूट्रल, ये भी था न्यूट्रल। इससे 2 कूलम चार्ज बी पर गया तो इस पर कितना होगा, -2 कूलम, इस पर होगा +2 कूलम। बस मैं ये कह रहा हूं, इफेक्टिवली वो बोल रहा है। वह तो ऐसा होगा कि निगेटिव चार्ज उधर गया होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज का इधर जाना, पॉजिटिव चार्ज का इधर आना बोल सकते हैं, ये तो बोल सकते हैं। निगेटिव चार्ज का इधर जाना और पॉजिटिव चार्ज का इधर आना एक ही बात होगा। भाई निगेटिव चार्ज इधर गया, इसको उल्टे तरीके से भी तो बोल सकते हो सर पॉजिटिव इधर है। तो सवाल में ऐसा बोल देते हैं और हमको वो एज्यूम करके करना होता है, मैं ये समझा रहा हूं। तो बोलो नेट सिस्टम का चार्ज, बोलो नेट सिस्टम का चार्ज, बोलो 0। नेट सिस्टम का चार्ज बोलो 0। सिस्टम का नेट चार्ज कितना रहेगा, अभी भी 0। देखो -2e +2e 0। ठीक है बेटा। देखो अब पहले से इस पर है ए पर +2 कूलम और इस पर -8 कूलम, पहले से प्रेजेंट है चार्ज सर, ठीक है। तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तो देखो चार्ज हमेशा अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। +2 कूलम -8 कूलम, दोनों को जोड़ो, +2 कूलम -8 कूलम, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, -6 कूलम। ठीक है भाई। भाई ये रहा ना सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, इस पर है +2, इस पर है -8। मैं क्या कह रहा हूं कि इस पर है +2, इस पर है -8, पहले से चार्ज प्रेजेंट है, यही सिस्टम है। तो नेट सिस्टम का चार्ज मैं देखो दोनों का मिला के तो +2 कूलम -8 कूलम, इस पर +2, इस पर -8 है, जोड़ दो दोनों को, ये निगेटिव है इसलिए घट जाएगा, -6 कूलम आएगा। अब 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से +4 कूलम चार्ज बी को दिया है, ए से +4 कूलम चार्ज बी को दिया है, +4 कूलम चार्ज। तो बताओ ए पर कितना चार्ज बचेगा सर, इस पे +2 कूलम था और 4 कूलम चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया ए से बी पर, तो ए से हमने 4 कूलम चार्ज बी को दे दिया। तो ए पर +2 था और इसमें से 4 कूलम मैंने निकाल लिया, तो क्या यहां पे -2 कूलम बचेगा। अरे भाई जो 2 कूलम चार्ज था ए पर, उसमें से 4 कूलम चार्ज लेके दूसरे को दे दी, तो उसमें -2 कूलम ही तो बचेगा। अब कितना दिया इस -8 पहले से था इस पर, और हमने इस पर +4 दे दिया, तो बताओ कितना बचेगा, -4 कूलम। तो इस पर फाइनल चार्ज बचा -4 कूलम। सिस्टम का नेट चार्ज बोलो, ये ए पर निकाला है, ऑन ए, क्यू फाइनल ऑन ए, ठीक है, क्यू फाइनल ऑन ए।
अब सिस्टम का नेट चार्ज बोलो सर। सिस्टम का अगर नेट चार्ज देखोगे तो इस पर है -2 और इस पर है -4, -2 -4, -2 -4 -6 कूलम। तो बोलो सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहा कि नहीं? तो ये मैं आपको क्या समझा रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर मैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज ले जाता हूं तो सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होगा। अभी सिस्टम का चार्ज इस पर जोड़ के बताओ, -6 कूलम। अभी जोड़ के बताओ, -2 -4 -6 कूलम। भाई ये छठी सातवीं क्लास का कंसेप्ट है यार। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, एकदम फायर आग लगा दो, एकदम घर में आग लगा दो, चूल्हे में आग लगा दो, कपड़े में आग लगा दो, पड़ोसी के घर में आग लगाना, अपने घर में नहीं। ठीक है भाई? सर नहीं अपने घर में आग लगा के बैठे हैं, सर जी आग लगा देनी, हम सर जी आग लगा देनी, छोड़ी ना सर जी आग लगा देनी। चलो तो बताओ चार्ज कंजर्व रहता है क्या? हाँ, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा चलो एक और सवाल कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो एक सिस्टम है, इस पर चार्ज है +4 कूलम और इस पर चार्ज है +2 कूलम। ठीक है, ए और बी। बोलो सिस्टम का चार्ज, बोल मुन्ना बोल, सिस्टम का चार्ज बोल। सर सिस्टम का चार्ज ए और बी पे 4 हो तो 6 कूलम आएगा। सर जी क्या आप बच्चों वाले सवाल करा रहे, क्या करूं यार, मैं भी मजबूर हूं, मेरे जैसा लाचार बेबस मजबूर। क्या और क्या बताए? मेरे जैसा लाचार बेबस मजबूर बेचारा गिरा हुआ एकदम फालतू आदमी देखा है कभी? देखा है कहीं? लाचार बेबस गिरा हुआ बकलोल बेकार फालतू आदमी, एकदम दया जाए, एकदम दयालु दया वाला आदमी देखा है कहीं? एकदम लाचार बेबस। देख इधर, ये इस पर चार्ज है +4 और 2 +2 कितना होगा? +6। मजा आ गया? अब मैं कह रहा हूं कि +5 कूलम, +5 कूलम चार्ज, +5 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए। बी में से 5 कूलम चार्ज लेके ए पर दे दिए। सर बी में तो चार्ज ही नहीं था 5 कूलम। अरे हे भोंदू, +2 कूलम उस पर एक्सेस चार्ज है, यहां से 5 कूलम अगर मैं निकाल लूं तो 2 में से 5 कूलम निकालूंगा तो -3 कूलम बचेगा बी पर। ओ अच्छा, 5 कूलम यहां से निकाल लिया तो 2 में से 5 जाएगा -3 और इसको 5 दे दिया तो 9 कूलम। अब सिस्टम का टोटल नेट चार्ज बताओ। सर 9 कूलम और -3 कूलम तो ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 कूलम, 9 में से 3 6 कूलम। बताओ सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहा। यही सिखा रहा हूं भाई मेरे मतलब मेरे जैसे गिरा हुआ दिन किसी के ना है भगवान। कोई भी 11 12 में पढ़ा रहा उसके मेरे जैसा दिन ना देखना पड़े। भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे जैसा दिन ना देखना पड़े उसको, जितना मुझे गिरा हुआ दिन देखना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। ठीक है भाई? कुछ तो यार गड़बड़ हो रहा है जीवन में, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जीवन, मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये टीवी उड़ गया, अब बताओ टीवी उड़ गया भाई, गया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, टीवी उड़ गया। टीवी उड़ गया देखो। ओह टीवी उड़ गया। चलो चलो जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चार्ज क्या ट्रांसफरेबल होता है? हाँ, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर करते हैं, बट नेट चार्ज रिमेन सेम। बट नेट चार्ज कंजर्व्ड, नेट चार्ज कंजर्व्ड। ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। हाँ वैसे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है, लेकिन हम प्लस बोलते हैं, ए से बी गया तो हुआ होगा, ए से बी प्लस गया है तो बी से ए माइनस आया होगा, तो बी से ए माइनस आए और ए से बी प्लस गए, की बात हुआ। फिर तो मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने मेरे से पैसे लिए, अबे बात तो एक ही है, कर्जदार तो तू ही है। मैं अच्छा एक बात बता, मैंने तुम्हें पैसे दिए, नहीं सर आपने नहीं दिया, हमने आपसे लिए। अबे मेरे से छीनेगा क्या? कट्टा लेके घूमे नहीं बाजार में, हमारा से पैसा छीन पड़ेगा, औकात हो। सर इधर देख, तो भाई ये वही बात हो गई कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, नहीं सर आपने हमने नहीं दिया, हमने आपसे छीना है हम आपने हमको नहीं दिया, हमने छीन लिया, तो बतवा तो एक ही हुआ ना। अबे चाकू खरबूज पर गिरे तो कटेगा तो खजूर वो तरबूज ही, अगर
चाकू तरबूज पे गिरेगा तो कटेगा तो तरबूज ही, चाहे तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे। मेरी बात सुनना, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। तो होता क्या है कि ए से बी पर निगेटिव चार्ज आना सही है, इलेक्ट्रॉन आएगा। बी से ए पर पॉजिटिव चार्ज जब बोला होगा तो उसको मान लो हुआ होगा ए से बी पर निगेटिव, ए से बी पर निगेटिव तो बी से ए पर पॉजिटिव, उल्टा भी बोल सकते हैं, बस वही और कुछ नहीं। ठीक है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही पॉसिबल है, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन होता है भारी और न्यूक्लियस के अंदर रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, हाँ चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा, अकेला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉलो स्केलर एडिशन, चार्ज इज स्केलर, बिल्कुल सही है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाँ। चार्ज इज इनवेरिएंट, हाँ। टू टाइप ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। हाँ सर, नेक्स्ट देखिए। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। टोटल चार्ज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, एकदम सही है। निगेटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम सही है। पॉजिटिव चार्ज एक्सेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम सही है। हेलो, हाँ हाँ, क्लास में हूं भाई मैं। श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्सिव, श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्सिव, श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्सिव। देखो, अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बताओ ये दोनों चार्ज होंगे कि नहीं? एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलो चार्ज होंगे? क्या गलत हो गई? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सही है। टोटल चार्ज, हाँ। निगेटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं उल्टा बोल दिया है। निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, उल्टा है। नमक का नशा करके टाइप किया, ये ऊपर नीचे कर दिया, देख रहा हो? मैथ सिर्फ तुमसे ही परेशान थोड़ी ना, हमको परेशान और भी लोग करते हैं। देखो, नमक का नशा करके टाइप किया, चलो दे दो। तो अगर बताओ दो बॉडी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताओ क्या वो दोनों बॉडी चार्ज होंगे? सर जरूरी नहीं है, अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन में बी ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन में बी ड्यू टू ग्रेविटी, मे बी ड्यू टू ग्रेविटी। अट्रैक्शन तो सर ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है, यस, अट्रैक्शन तो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, लेकिन रिपल्सन ग्रेविटी की वजह से नहीं हो सकता। अगर दो बॉडी रिपेल कर रहे हैं, तो बॉडी मस्ट बी चार्ज्ड। रिपल्सन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही तो होता है, बॉडी में भी मस्ट बी चार्ज। ठीक है, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं बॉडी में चार्ज। तो चार्ज बॉडी है कि नहीं, ये रिपल्सन बताएगा कि अट्रैक्शन बताएगा। तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिक समझना, सर ग्रेविटी में अट्रैक्शन ही होता है बस, तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ग्रेविटी की वजह से ही हो सकता है, और रिपल्सन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट में एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटी में रिपल्सन होता नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है सर। मैग्नेटिक में चार्ज, मैग्नेटिक रिपल्सन है तो चार्ज तो होंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज की वजह ही तो आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। वनली चार्ज में अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल बॉडी, वन चार्ज में, ये अभी बाद में पढ़ाऊंगा, ये इंडक्शन का बात है, ये इंडक्शन का बात है, ये इंडक्शन का बात है। ये दोनों तूने अभी हमें पढ़ाने नहीं दिया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए फटाफट 3-4 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं। क्या करेंगे? 3-4 सवाल करेंगे फटाफट, 3-4 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं बेटा, 3-4 सवाल करेंगे। अरे मैं तो देखूंगा ही नहीं, तू मर जा कमेंट में, तो भी नहीं देखूंगा। एंड प्लीज, नो बोला ना, लक्ष्य 2 आएगा तुरंत से, और सबका लक्षण दिख गया मुझे बहुत। मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा 12th, मैं 11th ही पढ़ाऊंगा, 11 से शुरू करूंगा, मैं 12th नहीं पढ़ाऊंगा। मैं छोड़ रहा हूं बैच यार तुम्हारा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। नहीं पढ़ना है तो क्यों आया बैच, फालतू में मैं आया हूं। आदत खराब है तुम्हारी, नहीं पढ़ने की आदत है। तुमको डॉक्टर भी बनना है, पढ़ना भी नहीं है, तो आया क्यों है यहां? क्यों कर दूं एंड? क्यों नहीं पढ़ना है तुम्हें? नहीं है औकात तो एडमिशन क्यों लिया? कितनी बार समझाऊंगा एक ही बात? छोड़ दे, बैच ही छोड़ देता हूं मैं, बल मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, जो मास्टर पढ़ाना होगा वही पढ़ाएगा तुम्हारा। हटाओ, मुझे 11th ही पढ़ाना, मैं 11th वालों को पढ़ाऊंगा बस। 11th में पढ़ाओ, फिर वही 12th में उसको पढ़ाओ, सही रहता है। नहीं तो यार फ्रीक्वेंसी मैच कराना, इनको समझाने में आधा टाइम खत्म हो जाएगा। छोड़ो यार, खत्म करो।
यार ये अभी इतना मैं एनर्जी कहाँ से लगाऊंगा समझाने में? एक्चुअल में ये गलत लॉजिक है, तुम्हें तुम्हारे टीचर को पढ़ाना चाहिए जो इसने 11th पढ़ाया है, क्योंकि उसी से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हुआ है। आधा क्लास, आधी एनर्जी क्लास में तो इसी में जाएगी कि पहले मैं तुम्हें समझाता रहूं। ठीक है, बस 3-4 सवाल ये भी नहीं कराऊंगा, छोड़ो, क्या टाइम हो गया यार। बस मुश्किल से 1 घंटा 45 मिनट भी नहीं हुआ अभी। मतलब बता, मैं एज ए इंसान क्या करूंगा? मैं तुम्हें समझाऊं कि पढ़ाऊं? क्या करूं बता ना। मैं छोड़ रहा हूँ बैच, मुझे नहीं पढ़ाना भाई, ध्यान दे। हो गया, जिसको पढ़ना है वो खजाने से देख लेना। पहले भी 11th में तो खजाने से पढ़े ही थे ना, खजाने से देख लेना। चलो ठीक है, विच द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल द यूनिवर्स इज रिमेन्स कंजर्व। नहीं, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज पार्टिकल कंजर्व रहे जरूरी नहीं है ना। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहता है। चलिए ठीक, धन्यवाद, निकल लीजिए। आधी एनर्जी समझाने में मैं नहीं लगा सकता ना।